के लिए NBC Bearings, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। बैकग्राउंड पे आपको दिखेगा चक्रव्यूह। चक्रव्यूह का मतलब है भारतीय टीम के पास इस समय जो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड गया है उसमें 4 बड़े स्पिनर्स हैं, इन्हीं को हम चक्रव्यूह कह रहे हैं। आज की डेट में अगर आप भारतीय टीम की बात करें तो जो 4 स्पिनर्स भारतीय टीम के पास हैं, इतने क्लासी इस तरीके के स्पिनर्स, इतने वैरायटी वाले स्पिनर्स आपको बहुत मुश्किल से किसी भी जो 20 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं वहां पे नजर आएंगी। भारतीय टीम 5 तारीख से जो है अपना कारवां शुरू करेगी। चारों स्पिनर्स पे आज बात करेंगे कि कैसे ये चक्रव्यूह बुन सकते हैं और कैसे बाकी जो टीमें हैं वो इसमें फंस सकती हैं और क्यों फंस सकती हैं। इन तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे, इनके आंकड़े बताएंगे आपको, और इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथी केतन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप एक बात बताइए कि भारतीय टीम के पास क्या, जो बात मैंने अभी बोली है कि जो 4 स्पिनर्स हैं टीम इंडिया के पास, ऐसे क्वालिटी 4 स्पिनर्स किसी भी टीम के पास हैं? अगर आप एक ओवरव्यू दें, 20 टीमें खेल रही हैं इस टूर्नामेंट में, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे हैं किसी भी टीम के पास। हाँ, मौजूदा सिनेरियो में ये जो जैसे हमारे पास तिकड़ी की बजाय चौकड़ी है, तो जो चौकड़ी है वो चौकड़ी किसी के पास नहीं है। लोगों के पास 1 स्पिनर है, 2 स्पिनर है। इंग्लैंड के पास जो इस समय टॉप ऑफ द माइंड नाम आ रहा है आदिल रशीद है। उसके बाद अफगानिस्तान के पास 1 स्पिनर याद आ रहा है, राशिद लाकिन, लेकिन उनकी फॉर्म जो है वो बहुत अच्छी चल नहीं रही है अगर सिर्फ IPL को हम कंसिडर करें तो उस हिसाब से अगर हम देखें हमारे पास 4 नाम हैं और चारों के चारों अगर पिछले काफी सारे समय को उठाकर हम देखें तो उसमें हमें पता चलेगा कि किसी न किसी पॉइंट पे इन चारों ने इंडिया को मैचेस अब उनके फेवर में दिए हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो अगर उनका दिन हुआ तो ये मैच को घसीटकर आपकी जेब में लाके दे देंगे। ऐसे लीथल 4 लोग एक साथ एक टीम में इस वक्त 20 की 20 टीमें देख लें तो उसमें नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि 20 की 20 टीमों में ये खिलाड़ी नहीं है। लेकिन कुछ सवाल हैं रोहित शर्मा के जहन में, मैनेजमेंट के पास कुछ सवाल हैं। आप मीठा दर्द कह सकते हैं इसको शायद, क्योंकि 4 में से खेलेंगे शायद कोई 3, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले अपडेट दिखाइए, उसके बाद बात करेंगे कि टीम इंडिया के पास वो टेंशन क्या है, रोहित शर्मा के पास क्या टेंशन है। T20 वर्ल्ड कप में स्पिनर्स रोहित की टेंशन बने हुए हैं। बड़े प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर्स खेलेंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है कि भाई क्या 3 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया जाएगी। भारत के पास 4 स्पिन ऑप्शंस मौजूद हैं, हमने आपको अभी बताया। और बड़ा सवाल यह है कि क्या दोबारा एक साथ कुलचा की जोड़ी नजर आएगी। इसके अलावा अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में से शायद कोई एक खेले, हो सकता है दोनों के साथ भी टीम जा सकती है, क्योंकि दोनों बैटिंग ऑप्शंस भी आपको देखे जाते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं मीठी दर्द, जिसको आप कहते हैं मीठा दर्द एक तरीके का, वो है। आपको समझ में आएगा कि भाई 4 अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको बैटिंग में भी ऑप्शन देके जाते हैं। 2 ऑलराउंड ऑप्शन भी हैं आपके पास है। भारतीय टीम क्या कुलचा की जोड़ी के साथ जाए और अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को में से किसी एक को खिलाए, या रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के साथ दोनों के साथ जाए और कुलचा में से कोई एक खेले? क्या बेहतर ऑप्शन नजर आता है? देखिए, अगर एकदम एक तो ये बात सही है कि रोहित स्पिनर्स को लेकर टेंशन में होंगे और शायद ये पहली बार होगा कि ऑपोजिशन के स्पिनर्स को लेकर नहीं बल्कि अपने ही स्पिनर्स को लेकर टेंशन में होंगे। और ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन भी कही जा सकती है टीम के लिए कि यार हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको टीम में रखें, किसको बाहर रखें। जैसे एक समय पर हम इस सिचुएशन से गुजर रहे थे कि यार हमारे यहाँ ओपनिंग कौन करे, 3-4 ओपनर्स घूम रहे थे हमारे पास। खैर, तो अभी अगर हम ये देखें कि अगर जडेजा और अक्षर पटेल ये दोनों के दोनों आते हैं तो दोनों अपनी बॉलिंग और थोड़ी बहुत बैटिंग के लिए भी जाने जाते हैं। जडेजा उसमें थोड़ा सा आगे आते हैं, लेकिन फिर से वही बात होगी, ये दोनों के दोनों लेफ्टी हैं। उसके बाद अगर आप कुलदीप और चहल, जो कुलचा कॉम्बो है, अगर हम उनको लेकर जाएं तो कुलदीप ने बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। ऐसे समय पर विकेट्स निकाले हैं जब जो रन ऑफ प्ले है वो आपके अगेंस्ट जा रहा था। उस समय पर उन्होंने आकर भले ही पहली गेंद पे छक्का खाया, दूसरी गेंद पे छक्का खाया, उसके बाद उन्होंने विकेट लिया है। ये कंसिस्टेंटली उन्होंने IPL में किया है, अपनी टीम को विकेट लाकर दिए हैं। लेकिन चहल यहां पर जो उनका रीसेंट फॉर्म है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। उन्होंने शुरुआत में विकेट्स निकाले थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे IPL बढ़ता गया वो एक्सपेंसिव होते गए और उनके विकेट्स कम होते गए। तो अगर हम रीसेंट फॉर्म के हिसाब से देखें तो जडेजा और चहल ये दोनों ही ठीक नहीं दिखते हैं, क्योंकि इन दोनों ने आखिरी हिस्से में अपने
लेवल के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया था। जडेजा ने तो न बैटिंग में बहुत रन बनाए और न उन्होंने विकेट लिए, कुछ 8-9 विकेट लिए उन्होंने शायद, जैसा आप बता रहे थे। बहुत साधारण सा सीजन रहा। तो ऐसे में जो इनका रीसेंट रन ऑफ फॉर्म है उसमें ये दोनों के दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिखे हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुलदीप और अक्षर होने चाहिए, लेकिन फिर ये हो जाता है कि दोनों के दोनों लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। मगर उसमें एक अच्छी बात ये है कि चाइना मैन है कुलदीप और अक्षर जो है वो स्लो पिचेस पे उन्होंने, हमने देखा है किस तरीके से उन्होंने अहमदाबाद में परफॉर्म किया है, किस तरीके से वो स्लो पिचेस में अपनी जो बॉलिंग की वैरायटी है, जो पेस की वैरायटी है, उसको आगे पीछे करते हुए वो काफी तेज भी बॉल डालते हैं और एकदम लूप में भी छोड़ना वो जानते हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है, हालांकि वो पिचेस जो है वो बाहर से मंगाई गई हैं, ड्रॉप इन पिचेस हैं, किसी को असल में पता भी नहीं है वो कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसा करेंगी। माना यह जा रहा है कि वो थोड़ी सी स्लोअर साइड पे होंगी। तो अगर ऐसा है और अगर उनमें स्पिनर के लिए थोड़ी भी बाउंस होती है तो फिर उस जगह पर कुलदीप और अक्षर पटेल ये दो लोग लीथल साबित हो सकते हैं। चलिए अब चारों डिसाइड कैसे करेंगे कि भाई जो 4 खिलाड़ी हैं, 4 स्पिनर जो हैं, उनमें से हम अगर 3 को भी चुनना है तो भाई किस लिहाज से चुनेंगे आप? जाहिर सी बात है हम आंकड़े पेश करते हैं, आंकड़ों पे ही बात करेंगे और आंकड़े सबसे पहले शुरुआत करते हैं युजवेंद्र चहल से। युजवेंद्र चहल के सबसे पहले हम T20I के आंकड़े दिखाएंगे कि भाई किस तरीके के आंकड़े हैं। ये उनके आंकड़े हैं। 80 मुकाबले भारतीय टीम के लिए उन्होंने T20I खेले हैं। स्ट्राइक रेट जो है 18.38 यानी कि ऑलमोस्ट हर तीसरे ओवर में एक विकेट ले लेते हैं। टोटल विकेटें 96 हैं। इकोनॉमी की बात करें तो थोड़ा सा हायर साइड, लेकिन आजकल T20 क्रिकेट में इतना ठीक ठाक के हिसाब से 8-8 एक ऐसा एवरेज जिसे कंसिडर किया जा सकता है। और बेस्ट देखिए ये इंग्लैंड के खिलाफ आया था, 6 विकेटें ली थी, 25 रन देके। तो मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो उस तरीके का मतलब खिलाड़ी ये रहे हैं। सबसे इनफैक्ट अगर चारों स्पिनर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेटें और एज मैचेस भी सबसे ज्यादा भारतीय टीम के लिए इन्होंने खेले हैं। क्या ये ऑप्शन में होंगे या मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि भाई इनका मौका कम बनने के चांसेस है? क्या ऐसा है? क्योंकि T20 में इनकी बल्लेबाजी पर एक पैसे का भी डिपेंडेंसी नहीं जाहिर की जा सकती है। आप भले ही कुलदीप को भेज सकते हो 7 डाउन पर चहल को नहीं भेज सकते। ये कितना भी हम लोग देखते हैं बिहाइंड द सीन्स में, कितना भी किसी बैटर का जाकर बल्ला ले लेते हैं, उस बल्ले का ये करते क्या है, जाड़े आते हैं तो उसको ताप लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो मुझे लग नहीं रहा है कि उससे करते हैं। उनकी बैटिंग देख के समझ में आ रहा है। एक बार इन्होंने बोला भी था कि मैं विराट से केवल 80 सेंचुरीज पीछे हूं बस। और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 8-10 साल 12 साल और ये मुश्किल से बस 2-3 बना सकते हैं। तो वहां पर इनका थोड़ा सा ड्रॉबैक आ जाता है। लेकिन फिर से वही बात है कि चहल को हम लोगों ने अच्छे मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है। चहल के साथ एक बात यह है कि कभी भी उन्हें अगर बड़े शॉट लगाए जाते हैं तो वो आदमी उसी फेर में अगले को फांसना भी जानते हैं। और ये हमने बहुत बार देखा है कि छक्के के बाद, चौके के बाद इन्होंने विकेट्स लिए हैं। तो ये आदमी चिन्ना स्वामी की आदत के लिए, चिन्ना स्वामी की आदत है इन्हें। और एक ये भी है कि चूंकि शतरंज खेलना इन्हें बहुत पसंद है, बिल्कुल। तो थोड़ी सी वो मेंटालिटी भी इनकी बॉलिंग में हमको दिखाई देती है। ये आदमी जब पिटता है तो उसके बाद भी इसके शोल्डर्स कभी भी डाउन नहीं होते हैं। लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत है आईपीएल में। क्योंकि आईपीएल के आंकड़े भी आपको एक बार दिखाते हैं। यूजी चहल के आईपीएल के आंकड़े भी जरा एक बार पेश करिए, उसके बाद हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए 15 मुकाबले खेले, 19.33 की स्ट्राइक रेट थी, विकेटें 18 आपको दिखेंगी, इकोनॉमी 9 पॉइंट थोड़ा सा और हायर साइड पे सीजन, हालांकि 250 रन मजाक में बन जा रहे थे, तो इकोनॉमी हर गेंदबाज की थोड़ी आपको हायर साइड पे नजर आएगी। बेस्ट भी 3 for 11 है। लेकिन 18 में से मुझे लगता है इन्होंने जो 14-15 विकेटें हैं वो पहले 8 या 9 मैचेस में ही ले ली थी। शुरुआत में ताबड़तोड़ विकेट एग्जैक्टली। और उसके बाद जो 5-6 मैच का स्लॉट आया, जो लेटर हाफ में जो राजस्थान की टीम के लिए भी एक तरीके का डाउनवर्ड स्लोप जा रही थी परफॉर्मेंस में टीम के, वहां पे इनके पास 2-3 विकेटें आई हैं और उन मैचेस में 10-11 की इकोनॉमी से इन्होंने रन भी दिया है। तो अगर हालिया फॉर्म की बात करेंगे तो वहां पे मतलब इनका पत्ता कटता नजर आ रहा है। एक चीज हम ये भी देख सकते हैं कि इनका जो बेस्ट है वो 3 for 11 है। तो इन्होंने कुछ बहुत ही हाहाकारी मैच भी नहीं खेला है बहुत ज्यादा, जहां पर के इनकी वजह से जो है मैच वन साइडेड कर दिया, वन साइडेड कर दिया हो। जबकि यूजी चहल को ऐसा करते हमने देखा है, जो 6 विकेट हमने देखा इंग्लैंड के खिलाफ, बिल्कुल। और उस तरीके से इंडिया की तरफ से खेलते हुए इन्होंने कई मैचेस अपनी साइड किए हैं अपनी बॉलिंग से। मगर रीसेंट फिर से वही बात हो गई कि जो रीसेंट फॉर्म है उसमें चहल बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और एक ये भी चीज हो सकती है कि जिस तरीके से राजस्थान ने शुरुआत में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आखिरी में एक भी मैच नहीं जीता, इंक्लूडिंग जो हमारा डिसाइडर मैच था जिसमें वो बाहर हो गए थे, क्वालिफाई टू। तो वो जो रीसेंट फॉर्म है उसके आधार पर चहल जो है वो बहुत ही रिस्की ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये बाकी के जो 3 लोग हैं वो बढ़िया 3 लोग हैं। एक चीज और भी तो है कि T20 वर्ल्ड कप आते ही चहल के साथ कुछ तो होता है, कि वो प्लेइंग 11 15 के स्क्वाड में रहते हैं,
खेल नहीं पाते हैं। तो ये जिंक्स क्या इस वर्ल्ड कप में टूटता नजर आ रहा है, या मतलब इस बार भी वैसे ही फिर से वही बात है कि आप यहां पर देख लीजिए, चहल के अलावा जो बाकी 3 लोग हैं वो उनसे 20 साबित होते हुए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल 20 साबित होंगे। तो चलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यूजी चहल भाई क्या टीम इंडिया के 15 के स्क्वाड में तो आ चुके हैं, प्लेइंग 11 में चुने जाएंगे नहीं जाएंगे ये सवाल है। और एक जो T20 वर्ल्ड कप में उनके साथ एक जिंक्स चला आ रहा है कि भाई टीम के स्क्वाड के साथ रहते हैं लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। चलिए अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं और इस समय प्रोबेबली भारतीय टीम का बेस्ट स्पिनर है, ये नाम है कुलदीप यादव। कुलदीप के सबसे पहले आप आंकड़े दिखाइए, इंटरनेशनल आंकड़े हैं ये T20 आई के, और 35 मुकाबले खेले, स्ट्राइक रेट 12.54 का है, काफी कमाल का है। मतलब हर 2 ओवर में 1 विकेट ले लेते हैं लगभग, 59 विकेट्स हैं, ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा कम है। इकोनॉमी भी इंप्रेसिव है 6.75 एंड 17 for 5, मतलब T20 में 5 विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूजी चहल यहां पे उनसे जीतते हैं, 6 विकेट उन्होंने ली थी, हालांकि बेस्ट फिगर, लेकिन वंस इन अ वाइल ज्यादा इंप्रेसिव फिलहाल के फॉर्म की अगर बात की जाए, बिल्कुल ये खिलाड़ी लग रहा है किसी भी तौर पे। चारों में सबसे ऊपर इस समय कुलदीप है और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे हैं पिछले उसमें, लेकिन फिर यही समझ में आता है कि आदमी जो है वो लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है, लगातार निखरता हुआ आ रहा है। डाउन आने के बाद भी ये आदमी अपने आप को फिर से साबित करता है और फिर से वो कहता है कि नहीं, मैं टीम इंडिया में जगह पाने का हकदार अभी भी हूं। और पिछला आईपीएल जो गया है वो बहुत ही अच्छा आईपीएल गया है इनका, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे टॉप कंटेंडर है और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जगह तो कम से कम पक्की है ही। इनफैक्ट जो T20 आपने 50 ओवर वर्ल्ड कप भी देखा, उसमें भी मतलब कमाल की गेंदबाजी की भारतीय टीम के लिए। और दिल्ली की जो विकेट है, दिल्ली की विकेट पे 250 रन हमने बनते देखे, हैदराबाद की टीम ने कितने रन बनाए, वहां पे भी इस खिलाड़ी ने विकेटें निकाल के दी हैं वैसी पिचेस पे आईपीएल में। पहला ब्रेक थ्रू कुलदीप का ही मिल रहा था जब भी बड़े स्कोर उनके अगेंस्ट बन रहे थे तब। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है कि जिस तरीके से खिलाड़ी ये है, कमाल के हैं, और कुलदीप यादव का एक बिल्कुल अपर हैंड है आज की डेट में। शायद अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर एक स्पिनर भी टीम इंडिया को खिलाना हो तो वो नाम कुलदीप का ही रहने वाला है। एब्सोल्युटली विकेटें भी असिस्ट करती नजर आ रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए अभी हम सब ऐसा कह रहे हैं कि भाई स्पिन फ्रेंडली विकेट हो सकती है, क्या पता ना हो, अगर नहीं भी होगी तो भी कुलदीप अपनी पेस बहुत अच्छे से वेरिएट करते हैं और प्लस उन्हें हवा में ड्रिफ्ट भी मिलती है। अब पेस में चेंज भी और किया वो पेस में चेंजेस करते हैं, वो लुप्पा भी छोड़ते हैं और वो भर्री भी फेंकते हैं, जिसको कहते हैं क्विकर वन। तो जब ये इस तरीके का वेरिएशन किसी के पास होता है ना, और प्लस इनकी गेंद जो पड़ के अंदर की ओर आती है, जो हम कब से वो बाबर आजम का विकेट अपने रीलों में देखते रहते हैं, तो ऐसी जगहों पर वो पिच के मोहताज नहीं होते। ऐसी जगहों पर वो अपनी कलाई से बॉल को निकाल लेते हैं। तो वहां पर अगर पिच उतनी स्पिन फ्रेंडली नहीं नजर आई, वहां पर भी हम कुलदीप यादव को सक्सेसफुल होते हुए देख सकते हैं। एक और चीज है ना, मतलब अगर कुलचा को दोनों को कंपेयर करते हैं, चहल थोड़े से प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। मतलब उनके पास ना डेथ में, या जब बॉलर बैट्समैन जो है अग्रेसिव होने लगता है तो बस उनके शरीर से दूर जाना एक ऑप्शन नजर आता है उनके पास, सिवाय छोटी गेंद और तेज गेंद फेंकने के अलावा उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन अभी नहीं दिखाई नहीं। एग्जैक्टली वाइड ऑफ द क्रीज चले जाते हैं, उसके अलावा कोई खास कुछ नजर आता नहीं है उनकी गेंदबाजी में। कुलदीप के आईपीएल के आंकड़े भी आपको दिखाते हैं, क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि ये बेस्ट स्पिनर है भारतीय टीम के, उस तरीके का आईपीएल भी इस खिलाड़ी का गया है। देखिए 11 मैचेस खेले, स्टार्टिंग में थोड़ा सा निगल हो गया था, कुछ मैचेस उस चक्कर में नहीं खेल पाए थे, लेकिन उसके बावजूद जितने मैचेस खेले 11 में 16.12 की स्ट्राइक रेट है, 16 विकेटें आपको नजर आएंगी और 11 मैचेस में ही ऑलमोस्ट बराबरी कर ली है चहल की। 8.65 का इकोनॉमी है, ठीक है, जिस विकेट पे खेले हायर साइड पे था, और 55 रन देके 4 विकेट की वही मैच है जो हैदराबाद के खिलाफ था, उसी मैच की बात हम यहां पे कर रहे हैं। और हैदराबाद ने उस मैच में बहुत मारा था, एग्जैक्टली 277 आई गेस मारा था। और वहां पे 4 विकेटें इन्होंने दिलाई थी और इन्होंने मैच को कहीं ना कहीं टर्न करने की कोशिश की थी अपने बिहाफ पे। तो उस तरीके का सीजन इस खिलाड़ी का रहा है और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर एक स्पिनर भी चुना जाता है तो वो कुलदीप यादव ही टीम इंडिया के लिए होने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो ऐसे खिलाड़ियों की बात करते हैं, दो ऐसे गेंदबाजों की बात करते हैं जो ऑलराउंडर्स की भी श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सीनियर प्रो रविंद्र जडेजा से। रविंद्र जडेजा के आंकड़े दिखाइए। फिलहाल यहां पे हम बात उनके बल्लेबाजी की नहीं करेंगे क्योंकि बैटिंग की बात कभी और। फिलहाल बात हो रही है स्पिनर्स पे, और क्या भारतीय स्पिनर्स चक्रव्यूह रच पाएंगे। अगर रचते हैं तो उसमें जडेजा का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। T20 आई के आंकड़े देखिए, 66 मुकाबले, 24 की स्ट्राइक रेट, मतलब ऑलमोस्ट 4 ओवर में 1 विकेट तो मिल जा रही है इनको। आप ये कह सकते हैं कि हर मैच में 1 विकेट। टोटल विकेटें भी मैच से कमी है, 53 विकेटें इन्होंने ली हैं। 7.1 की इकोनॉमी है, ठीक ठाक आप कहेंगे, मतलब गुड इनफ। और 15 रन देके 3 विकेट, मतलब कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी मुकाबला भी नहीं है जहां पे गेंदबाजी से अपने दम पे, गेंदबाजी के दम पे मुकाबले को बिल्कुल तहस नहस पलट दिया हो। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि रवींद्र जडेजा का जो मिथ है,
हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये सुन के बुरा भी लगे, मगर ये मेरी ओपिनियन है कि रवींद्र जडेजा का जो मिथ है वो धीरे धीरे अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। रवींद्र जडेजा के बारे में ये कहा जाता था कि वो बैटर भी हैं और वो बॉलर भी हैं और बहुत ही बढ़िया सा वो काम कर लेंगे, लेकिन और मैं ये बात तब कह रहा हूं जब मैंने खुद मोहाली में बैठकर उनके 175 रन देखे हैं। उसके बावजूद जो T20 में उनका काम चल रहा है, जिस तरीके से वो पिछले, अगर हम सिर्फ आईपीएल को ही पकड़ लें तो बहुत इंप्रेसिव नहीं रहा है जडेजा के स्टैचर से। रन नहीं मिले हैं, आंकड़े अभी आप दिखाएंगे ही, और इसमें इंटरनेशनल में भी आप देख लीजिए 24 का स्ट्राइक रेट, यानी कि एक मैच में एक विकेट, अगर हम सिर्फ उसके हिसाब से चले, आंकड़े के हिसाब से, तो जो कि जडेजा के स्टेचर के खिलाड़ी के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। जिस तरीके से हम मानते हैं जडेजा बस सर जडेजा, तो वो जो एक मिथ है कि जडेजा ही एक वो ऑलराउंडर हैं जिनको यहां पर होना चाहिए, तो उस लिहाज से जडेजा जो है इस समय काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। आईपीएल की भी बात हुई, आईपीएल के आंकड़े भी दिखाइए जडेजा के। क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि मतलब ये एक मिथ है जडेजा का एक तरीके से, क्यों? क्योंकि देखिए 14 मैचेस हैं इस आईपीएल में खेले हैं, 35.35 की स्ट्राइक रेट है। मतलब आप देखिए कई कितने मैचेस हैं, मतलब हर 35वीं गेंद पे इनको विकेट मिलता है। T20 में आप 24 फेंक सकते हैं, 8 विकेट इनके नाम है, 7.85 की इकोनॉमी है, और इसमें भी और उसमें भी आप देखिए बेस्ट 3 for 18 है, मतलब एक ही मैच में 3 विकेटें आ चुकी थी। बचे हुए 13 मैचेस में आपने केवल 5 विकेटें ली हैं। इस आंकड़ों के साथ आप हर मैच में बॉलिंग मिली है, हर मैच में बॉलिंग मिली है, और हम कहते हैं कि भाई चेन्नई की विकेटें थोड़ा सा असिस्ट करती भी हैं स्पिनर्स को। और आपका कंपैरिजन हो रहा है अक्षर पटेल के साथ, जिनका कमाल का आईपीएल गया है पिछले कुछ टाइम से। जब भी मौका मिल रहा है ये खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन। एकमात्र चीज जो इनकी फेस सेविंग करती हुई दिख रही है वो है इनकी इकोनॉमी, जो कि है 7.85। ये इसका मतलब ये है कि कम से कम बैटर को बांध के तो रख रहे हैं, लेकिन फिर से आप वहीं पे पहुंच जाइए कि वो चेन्नई की पिच है, वहां पर कोई भी बॉलिंग कर रहा हो बैटर बंधा हुआ नजर आता ही आता है। तो ऐसी पिच पर जहां पर आप रन के लिए बांध रहे हैं लेकिन विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, पिच की असिस्टेंस भी आपको मिल रही है क्योंकि वो स्लोअर साइड पर है, वहां पर अगर आप एक मैच में 3 लेते हैं, यानी कि बचे हुए 13 मैचेस में आप 5 विकेट ले रहे हैं, उन 13 में से मेरा ख्याल है 5 तो कम से कम खेले ही होंगे चेपॉट पे। बिल्कुल। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये कमजोर परफॉर्मेंस रही है, कमजोर है। और मतलब एक और चीज अगर मैं बात करूं, जहां पे भी हमने देखा है T20 क्रिकेट में विकेट से कुछ नहीं मिल रहा होता है, फ्लैट विकेट होती है, तो एज ऑलराउंडर हम जडेजा को खिला तो लेते हैं, लेकिन वो बहुत पिटते हैं, हमने ये देखा है, और विकेटें तो दूर दूर तक नहीं मिलती है। और 35 की स्ट्राइक रेट है, हर 35वीं गेंद पे आपको विकेटें मिल रही हैं। और अगर आप इस चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं, अगर आप उस तिकड़ी की बात कर रहे हैं कि स्पिन के जो 3 लोग होंगे वो आपको बांध देंगे आपकी टीम को, बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता है कि जडेजा वो प्रॉपर ऑप्शन है। अगर चक्रव्यूह का मतलब है कि किसी को फांस लेना, वो फांसते हुए तो नहीं दिखा, और फांसते हुए तभी दिखेंगे जब विकेटें लेंगे, विकेटें लेते नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ जी। दिक्कत ये, और अगर इनकी बल्लेबाजी की हम बात करते हैं, बल्लेबाजी भी आप देखिए उस तरीके की इस आईपीएल में तो नहीं नजर आई कहीं से भी, बिल्कुल भी। अगर इनको लेके गया, मतलब केवल आप अपनी फील्डिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो नहीं रह सकते ना, और फील्डर भी कितने रन रोक लेंगे, 10। और फील्डर भी भारतीय टीम अब कमाल के हो गए, मतलब जिनसे टक्कर है इनकी, अक्षर पटेल कमाल के फील्डर है वो भी, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे सेव करते हैं आपको, अंदर सर्कल के रन सेव करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मामला इनका ढीला नजर आता है। हाँ, एक एडवांटेज ये है कि भाई आप सीनियर प्रो हैं, और सीनियर प्रो होने के नाते भाई आपके साथ टीम चली जाए सबसे पहले, क्योंकि हवा यही बनी है कि भाई अब तक जो है रविंद्र जडेजा ही जाएंगे, अक्षर पटेल को बैठना पड़ सकता है। बड़े बड़े तमाम जो सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, एक चीज ये कही जा सकती है कि इन 4 लोगों में जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेला हुआ है, जिसे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो रविंद्र जडेजा है। तो उस लिहाज से इन्हें जो एक ऊपर वाला स्लॉट है वो मिल सकता है सीनियरिटी के लेवल पर, क्योंकि इन्होंने लंबे समय से वर्ल्ड कप खेला। मेरा ख्याल है कि इन्होंने कोई भी वर्ल्ड कप मिस नहीं किया है। हाँ नहीं, आई मीन 2007 वाले में नहीं थे, लेकिन जब से खेलना शुरू किया है बिल्कुल उसके बाद से इन्होंने कोई भी वर्ल्ड कप मिस नहीं किया है, और बिल्कुल सीनियर प्रो, मतलब आज ही इनफैक्ट गावस्कर साहब ने कहा है कि भाई वो अक्षर पटेल को टीम में नहीं रखते हैं, इनको रखते हैं। तो मतलब बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो रविंद्र जडेजा के साथ ही जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन टक्कर इनका किस खिलाड़ी के साथ है, वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के आंकड़े पेश करिए, सबसे पहले इंटरनेशनल आंकड़ों पे बात करेंगे और उसके बाद आईपीएल के आंकड़े भी आपको पेश करेंगे। 52 मैचेस खेले हैं,
19.98 ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट, 20 गेंद पे इनको विकेटें मिल जाती हैं, 49 विकेटें ली हुई हैं। इकॉनमी अगेन अगर आप जडेजा को इंप्रेसिव कह रहे थे तो यहाँ पे भी आपको 7.27 है और 9 रन देके 3 विकेटें, ये इनका बेस्ट परफॉर्मेंस है T20I में। स्पेशली पिछले 1.5 साल 2 साल जो रहे हैं अक्षर पटेल के लिए बहुत शानदार रहे मुझे लगता है। और जिस तरीके का एक खिलाड़ी है प्रोडक्टिव, एक तो आपको एक ऐसा लेफ्ट हैंडर मिलेगा इस सीजन, तो टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्लेबाजी भी करते नजर आए दिल्ली के लिए और अच्छे रन बनाए हैं, 50s लगाई हैं और अच्छे टच में हैं और बहुत स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं और लेफ्ट हैंड एक ऑप्शन भी है। तो मुझे लगता है, मतलब पर्सनली अगर मेरी बात की जाए, पता नहीं आप शायद इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा के ऊपर किसी भी कीमत पे इस खिलाड़ी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। रीसेंट फॉर्म की बात करेंगे, पिछले जो 2-2.5 महीने हमने आईपीएल के देखे हैं उसको अगर हम कंसिडर करें, और मेरा ख्याल है T20 के लिए उसे ही कंसिडर किया जाना चाहिए क्योंकि उसके पहले हम बहुत कुछ खेल नहीं रहे थे और जो भी खेला है वो बासी हो चुका है। तो अगर हम आईपीएल को कंसिडर करें तो इन एनी केस अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा के ऊपर किसी भी सिनेरियो में दिखाई देते हैं। एब्सोल्युटली, मतलब मुझे लगता है आईपीएल की हमने बात की, आईपीएल के भी आंकड़े एक बार दिखाते हैं, आईपीएल किस तरीके का अक्षर पटेल का रहा था। आईपीएल के स्टैट्स जब आप देखेंगे वहां पे भी आपको ये लगेगा विकेटें 11 हैं, उनकी 8 थी। अगर हम 1-to-1 कंपेयर भी करें, उनका इकोनॉमी 8 पॉइंट समथिंग थी या 7 के आसपास थी, इनकी भी 7.65 है, ऑलमोस्ट बराबर है। 14 मैचेस उन्होंने भी खेले, उनका जहां पे 35 का स्ट्राइक रेट था, यहाँ पे आपको 24, मतलब एटलीस्ट 4 ओवर फेंकते हैं तो 1 विकेट तो लेके दे ही देते हैं आपको। 2 for 25 बेस्ट है, तो इकोनॉमी इनकी भी ज्यादा नहीं है, 3 विकेटें इन्होंने ज्यादा ली हैं। और अगर बैटिंग फॉर्म, चूंकि ये ऑलराउंडर की श्रेणी में आते हैं, बैटिंग फॉर्म को भी कंसीडर करेंगे तो मुझे लगता है कि हालिया फॉर्म तो इनको इजाजत देता है कि ये प्लेइंग 11 में है। लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ वही सीनियर जूनियर वाली बात हो जाएगी। वर्ल्ड कप का ज्यादा एक्सपीरियंस, बाहर के देशों में खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस, ऐसी जगहें वेस्ट इंडीज, बाकी जगहें जहां पर हमें स्लो विकेट्स मिलती हैं वहां पर खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस। हालांकि वहां पर अक्सर स्लो पिचेस पे अक्षर पटेल ने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करी है, मगर एक्सपीरियंस के दम पर, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के दम पर रविंद्र जडेजा उन्हें पीछे कर सकते हैं। अदरवाइज रविंद्र जडेजा के साथ इस समय कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं दिख रहा है जो कि उनके साथ जा रहा हो, सिवाय उनके एक्सपीरियंस के। चलिए, एक सवाल अब मेरा ये भी रहेगा, अगर प्लेइंग 11 की हम बात करें, इन चारों स्पिनर्स को लेते हैं, अगर आप कुलचा खिलाते हैं तो बैटिंग स्ट्रेंथ आपकी कम होती है। अब यहां पे सवाल यह है कि आप ऊपर से लेके आइए, आप अपनी एक बेसिक प्लेइंग 11 भी हम चाहते हैं आप बताएं जिससे समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप पहला सवाल तो बहुत बेसिक सा यही है, कुलचा के फेवर में हैं आप, एक साथ दोनों को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मान के चलते हैं कि ये विकेट्स स्पिनर को असिस्ट करेगी। अगर असिस्ट करती है तो मैं एक चीज का और फेवर करता हूं, वो है पार्टनरशिप। कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर को आप किनारे कर दीजिए, उसकी जगह दूसरा बंदा ला दीजिए, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है या वो जो इन टैंडम खेलने वाला काम होता है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे मतलब एक कील ठोकने वाला काम है कि तुम इस किनारे मारो, मैं इस किनारे मारूंगा, ये 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आपने उसमें से एक को हटा दिया तो आप तीसरा जो आएगा उसे हमें समझाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। अब ये नहीं पता कि अभी तक बरकरार है या नहीं बरकरार है, क्योंकि काफी टाइम से नहीं, काफी समय से साथ में नहीं खेले हैं, मगर कुलचा एज अ प्लेयर सक्सेसफुल रहे हैं और इसी वजह से इनका नाम भी कुलचा पड़ा है। तो एज अ पेयर ये लोग अच्छा काम करते हुए आए हैं, और अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनते हैं, अगर बॉलर्स को असिस्टेंस मिल रही है, अगर ऐसा लगता है कि बॉलर्स को असिस्टेंस मिलेगी, तो फिर जरूर इन दोनों को साथ में खिलाना चाहिए। क्योंकि फिर से वही बात, इन दोनों का पास्ट एक्सपीरियंस टीम इंडिया के फेवर में रहा है। टीम इंडिया के फेवर में रहा है। अगर इन दोनों को लेकिन साथ में खिलाते हैं तो अगेन बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी दिक्कतें आपको आएंगी। आप मतलब इट्स काइंड ऑफ इन दोनों के साथ में खेलते ही बैटर्स पर प्रेशर पड़ जाएगा, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो फिर क्या, फिर 2021-22 वाली टीम हो जाएगी कि मतलब इंटेंट आपका मिस हो जाएगा, आप सोचेंगे कि मुझे एंकर पारी खेलेंगे, 20 ओवर पूरे खेलने हैं। 5 डाउन जो आएगा उसके ऊपर इतना प्रेशर होगा क्योंकि उसे मालूम होगा कि मेरे बाद कुलदीप आएगा, या मेरे बाद कोई आएगा उसके बाद कुलदीप आएगा, तो वहां पर फिर वो आएगा कि अभी हमें रोक के खेलना है। या कभी ऐसा हम सिचुएशन में पड़ गए जहां पर हमारे 15 ओवर में 5 विकेट गिर गए, 4 विकेट गिर गए, उस वक्त आने वाले बैटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। ये एक डिसएडवांटेज है इन दोनों को साथ में खिलाने पर। तो मुझे लगता है कि फिर प्लेइंग 11 से कोई एक तो जरूर है जो बाहर जा सकता है प्लेयर। और अगर प्लेइंग 11 की बात करें, यशस्वी जायसवाल को आप रखते हैं अपने ओपनिंग पेयर में? मुश्किल है। आपकी ओपनिंग पेयर क्या होगी? अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाया ऑनेस्टली। मैं लगातार सोच रहा हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि यशस्वी जायसवाल को रखा जाएगा, लेकिन फिर से है कि
आईपीएल में एक भी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे नहीं दिखाई दे रही सिवाय लास्ट के कुछ मैचेस। एक सेंचुरी आई थी, एक सेंचुरी आई थी, अगर हम उसको निकाल दें तो बहुत कुछ उसमें दिख नहीं रहा है उनके और फॉर्म तो रोहित शर्मा का भी खराब रहा है आईपीएल में। फॉर्म रोहित शर्मा का खराब रहा है, लेकिन कप्तानी कोटा से वो क्या उनकी जगह, कप्तानी कोटे की वजह से उनकी जगह बनी रहेगी। अगर उन्हें कप्तानी नहीं रखेंगे फिर से बैलेंस जो है, जो बात बैलेंस वाली होती है, फिर से गड़बड़ा जाएगा। उसका एक बहुत बड़ा नमूना हम आईपीएल में देख चुके हैं। बिल्कुल, तो हार्दिक पांड्या के साथ तो कप्तानी और एक्सपीरियंस वाला फिर से वही बात है कि वही बात जडेजा के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि रोहित शर्मा के फेवर में जाती हुई दिखाई देगी। तो उस लिहाज से तो अगर हम देखें तो शुभमन गिल और अपने विराट कोहली और रिंकू सिंह के अलावा तो किसी को होना ही नहीं चाहिए टीम में। और उसमें से आप देखें कि 2 लोग तो हैं ही नहीं 15 में। बिल्कुल 15 में है नहीं, चाहे आप रिंकू सिंह की बात कर लीजिए या शुभमन गिल की बात कर लीजिए। मुझे लगता है कि मतलब विराट कोहली के फॉर्म को देखते हुए ओपनिंग करा देनी चाहिए उनसे, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा आप फिनिशर के तौर पे जो आपने खूब सारे खिलाड़ी भर रखे हैं। इसमें मुझे एक ये सवाल फिर से मेरे सामने सवाल आता है कि पिचेस को हम जान नहीं रहे हैं बहुत अच्छे से। हमारा एक प्रैक्टिस मैच है जो कि आज है, आज हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है, लेकिन ऑन दैट गिवन डे क्या होगा, कैसे होगा, ये थोड़ा सा डाइसी है मामला। इस वजह से मैं पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ये आ रहा है कि कोहली को वन डाउन खेलना चाहिए। वन डाउन खेलना, मुझे लगता है कि जिस तरीके की विकेट अगर स्पिनर्स को असिस्ट करती भी है जैसा कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी ऐसा हो सकता है विराट कोहली जो शायद पूरी इनिंग को बिल्ड करे और उनके अराउंड फिर चीजें चलती नजर आएंगी, क्योंकि ये आपको पूरी फ्लैट विकेटें वैसे मिलने वाली नहीं है यहाँ पे जिस तरीके की। हालांकि अगर कैरेबियाई में मैच होता जहां पे हमारा मैच नहीं है, मतलब मैच नहीं, आगे जाएंगे तो पड़ेगा, लेकिन जिस क्रिकेट स्टेडियम की हम बात कर रहे हैं जहां पे हम खेलेंगे, वहां की विकेटें बिल्कुल स्पिनर्स को असिस्ट कर सकती हैं और वहां पे विराट कोहली जैसे खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंस रख जाते हैं। हार्दिक पांड्या को लेकर एक आखिरी सवाल मेरा होगा आपसे, मतलब हार्दिक पांड्या के साथ आप जाएंगे, जाहिर सी बात है उनके पास उनके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। शिवम दुबे को भी आप इंक्लूड करेंगे अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या, या फिर शिवम दुबे बाहर बैठते नजर आ रहे हैं? फिर से वही बात है, रीसेंट फॉर्म अगर मैं देखूंगा तो मैं शिवम दुबे को अंदर रखूंगा और हार्दिक पांड्या को बाहर कर दूंगा। शिवम दुबे मिस टाइम भी कर रहे हैं तो छक्का जारी है, लेकिन वो गेंदबाजी से आपको कुछ भी नहीं दे रहे। वो गेंदबाजी से हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं, नहीं चाहिए, ये लोग काम कर लेंगे। कम से कम श्योर शॉट मेरे को रन तो मिलेंगे ना। अगर हाइपोथेटिकली देखें तो फील्ड में क्या होता है ये तो अलग बात है, मगर आप एक अपनी बेस्ट 11 के साथ जाते हो और ये सोचते हो कि ये लोग हमें परफॉर्म करके देंगे, उसमें हार्दिक पांड्या नीचे दिखाई दे रहे हैं मुझे। मतलब हालिया फॉर्म को अगर कंसीडर करते हैं तो आप हार्दिक पांड्या को ही बाहर रख सकते हैं उस हाँ जी। और जिस तरीके से अगर हम उनकी बॉलिंग पर डिपेंड कर भी जाएं तो जिस तरीके से उन्होंने लूज बॉल्स फेंकी हैं और बहुत ही महीन मौकों पर फेंकी हैं, जहां पर अगर रन रुक जाते तो मैचेस उनके फेवर में आ सकते थे, उस जगह पर उन्होंने लेग साइड में फुल टॉसें जो फेंकी हैं वो अभी तक मेरे गले से नीचे धोनी से खूब छक्के खाए उन्होंने आईपीएल में। बिल्कुल। तो कप्तानी भी कुछ खास रही नहीं उनकी, और जिस तरीके से मतलब उनका हालिया फॉर्म है वो भी कंसिडर करते हुए टीम में जगह बनती है नहीं बनती है देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि इतिहास ये बताता है कि ये खिलाड़ी बहुत बड़ा है और इस खिलाड़ी ने ऐसे क्रंच मोमेंट्स पे भारतीय टीम को बहुत मुकाबले जिताकर दिए हैं। और मतलब मैं तो इनफैक्ट एक चीज और कह सकता हूं कि अगर विराट कोहली के बाद कोई खिलाड़ी है जो टेम्परामेंट के हिसाब से बहुत सूटेड है तो वो हार्दिक पांड्या नजर आते हैं। एनीवेज, बात हम चक्रव्यूह पे कर रहे थे और आज हमने इस सारे जो 4 स्पिनर्स भारतीय टीम के पास मौजूद हैं उन पर चर्चा की। हमने बताया कि भाई उनके आंकड़े क्या कहते हैं, फिर चाहे वो T20I की बात हो या फिर रिसेंट फॉर्म IPL की बात हो। आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सबसे पहली बात कि आप 3-2 के कॉम्बिनेशन से जाएंगे, क्या आप 3 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि 2 स्पिनर्स इनफ होने वाले हैं इन विकेटों पे, और अगर ऐसा होता है तो आप किन लोगों को चुनेंगे अपने प्लेइंग 11 में, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी भारतीय टीम का पूरा कारवां आप तक पहुंचाते रहेंगे, सारी कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बस इतना करना है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट जो भी हम बताएं, जो भी इंफॉर्मेशन हम लेके आते हैं आप तक सबसे पहले वो पहुंच जाए। फिलहाल मुझे और केतन को इजाजत दीजिए इस बुलेटिन में। आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।